अंकगणित का आधारभूत प्रमेय समझने से पहले हम यौगिक यानी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में जान लें। मैंने पहले ही वीडियो में आपको बताया है इन दोनों के बारे में, लेकिन हम फिर से देख लेते हैं क्योंकि इसे समझने में हमें आसानी होगी। तो यौगिक संख्या क्या है देख लेते हैं। वैसी प्राकृत संख्या जिनके कम से कम 3 अपवर्तक हों। अपवर्तक याद कीजिए, अपवर्तक जिसे डिवाइज़र ही बोलते हैं इंग्लिश में। अपवर्तक यानी वैसी संख्या जिससे किसी प्राकृत संख्या में पूरा पूरा भाग लग जाए। जैसे 4 है, उदाहरण के तौर पे हम 4 लेते हैं, तो 4 में किससे किससे पूरा पूरा भाग लगेगा? देखिए तो 1 से लग जाएगा, 2 से लग जाएगा और 4 से लग जाएगा। पूरा पूरा भाग लगने का मतलब है कि शेष फल 0 हो। तो इन तीनों से अगर हम 4 में भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा? 0 होगा। उसी प्रकार हम 6 के अपवर्तक लिखते हैं, तो 6 में हम अगर देखिए 1 से देंगे, 2 से, 3 से, 6 से, तो कोई शेष नहीं बचेगा। लेकिन वहीं पर अगर हम 4 से भाग देते हैं तो क्या होगा? अगर 6 में हम 4 से भाग देते हैं तो क्या होगा? शेष 2 बच जाता है। तो हम कहेंगे कि 6 का एक अपवर्तक 4 नहीं है। फिर देखिए अगर हम 5 से देते हैं तो फिर क्या होगा? फिर शेष यहाँ पर 1 बच जाएगा। तो हम कहेंगे कि 6 का एक अपवर्तक 5 नहीं है। लेकिन अगर 6 में हम 6 से भाग दें तो क्या हो जाएगा? शेषफल यहाँ क्या आएगा? 0 आ जाएगा। तो इस तरह से 6 जो है अपने यानी खुद का स्वयं का एक अपवर्तक होता है। वैसे भी कोई भी प्राकृत संख्या स्वयं का अपवर्तक जरूर होती है, और एक सभी प्राकृत संख्याओं का अपवर्तक होता है। देख लीजिए, एक में देखिए 1 है ना, सब में है, सब में शामिल है। फिर देखिए 4 इसमें है, 6 इसमें है, यानी सभी संख्याएं देखिए अपने अपवर्तक खुद होती हैं। एक सबका और स्वयं सबका होता है, उसके अलावा भी किसी का होता है, किसी का नहीं होता है। तो हमने परिभाषा देखा है कि कम से कम 3 अपवर्तक जिनके होंगे उन्हें हम यौगिक संख्या कहेंगे। तो आप देखिए इन सब में कम से कम 3 अपवर्तक हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी संख्याएं भी हमें मिलती हैं जिनके केवल 2 अपवर्तक ही होते हैं, और उस संख्या को हम एक नया नाम देते हैं, और वह नया नाम है अभाज्य संख्या। तो देखिए अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, जिस प्राकृत संख्या के केवल 2 अपवर्तक हों। उदाहरण के तौर पे 2। अब जैसे 2 के अपवर्तक कौन कौन होंगे? जैसे हम अगर लिखें 2 के अपवर्तक, तो 2 के अपवर्तक देखिए 2 के अपवर्तक हो जाएंगे 1 और 2। 2 में 1 से भी पूरा पूरा भाग लगेगा और 2 से लगेगा, तो 2 1 क्या हो गई? 2 1 अभाज्य संख्या। 3 के अपवर्तक 1 और 3, आपको पहले बताया गया है कि एक सब का अपवर्तक होता है, तो 1 और 3, तो 3 भी अभाज्य संख्या। 5 के 1 और 5। इस तरह से आप देखेंगे कि सभी अभाज्य संख्याएं केवल 2 अपवर्तक वाली होती हैं। एक और गौर करने वाली बात है कि 2 ही एक ऐसी संख्या है अभाज्य संख्या जो सम है। बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं सबकी सम विषम है, और अभाज्य संख्याएं भी अनंत हैं, यौगिक संख्याएं भी अनंत हैं। एक और याद रखने वाली बात है, आप देखेंगे और पिछली कक्षा में आपने किया भी होगा ऐसा, 1 से लेकर 100 तक कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। आप घर पे इसे 1 से 100 तक लिख करके आप देखेंगे कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं। अब हम इसको समझते हैं अंकगणित के आधारभूत प्रमेय को। तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है कि किसी भी यौगिक संख्या को यानी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। और यह गुणनफल देखिए, ये गुणनफल जो है या गुणनखंडन भी हम इसे कहेंगे, गुणनफल अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है।
मतलब कि हम जब उनको गुना करके लिखेंगे तो क्रम का ख्याल हम नहीं रखेंगे तो भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखिए, इसको मैं अच्छी तरह आपको समझा देता हूँ कि कैसे हम इसे गुणनफल के रूप में, अभाज्य संख्या को गुणनफल के रूप में लिखेंगे और क्रम के बारे में मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगा। अब हम अपने मन से एक ले लेते हैं यौगिक संख्या यानी भाज्य संख्या। हमारी मर्ज़ी, हमने 16 ले लिया, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 16 में हम 2 से भाग दें तो ये 8 आया, फिर 2 से भाग दें तो 4 आया, फिर 2 से भाग दें तो ये 2 आया। इस तरह से अब देखिए, हम 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ये हो गया। यानी अब देखिए, एक हम 18 ले लेते हैं, 2 से फिर ऐसे, फिर 3 से लगाएंगे तो इस तरह से, इसलिए 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 3 लिख सकते हैं। अब हम 25 को लिखते हैं तो 5 से ही लगेगा इस तरह से, इसलिए 25 को क्या लिखेंगे? 5 गुने 5। फिर हम लेते हैं, मान लीजिए हम 32 लेते हैं, 32 नहीं ले, हम कोई और संख्या ले ले, 28 ले लेते हैं हम लोग। चलिए 28 ले लेते हैं। तो ये क्या हो गया? किसी भी हम यौगिक संख्या को ले सकते हैं, इसलिए 28 को क्या लिखेंगे हम? 2 गुने 7 लिखेंगे। ध्यान देने वाली बात है कि 16, 18, 25 और 28 सब के सब यौगिक संख्याएं हैं। और हमने ये भी देखा कि इन यौगिक संख्याओं को हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया। देखिए, ये 2, 3 ये क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। 5 क्या है? अभाज्य संख्या है। फिर 2 और 7 क्या है? अभाज्य संख्या है। यहाँ देखिए, यहाँ 2 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो हमने देखा कि सभी यौगिक संख्याओं को हम अभाज्य संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं। ये तो आधी बात हुई, हमने यौगिक संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया। ऐसा नहीं है कि हम एक संख्या को भी बार बार लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या देखना, ये क्रम के बिना अद्वितीय, इस चीज़ को आप समझिए कि अगर हम ये जैसे 2 ही है, अब यहाँ देखिए, ये 2 गुना 3 हमने लिखा है ना, हम हो सकता है हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 3, ये देखिए हम लिख सकते हैं 3 गुना 2 गुना 3 भी लिख सकते हैं। तो इस क्रम से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, यानी इसके मान में कोई अंतर आ रहा है? नहीं आ रहा है ना। तो यही कहना है कि इसके क्रम को अगर हम बदल दें, गुणनफल के क्रम को, गुणनखंडों के क्रम को, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। गुणनखंडों के क्रम को अगर हम आगे पीछे कर दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यही हमें देखना है, यही इसके कहने का मतलब हुआ। ये जो लिखा हुआ है रूप में लिखा जा सकता है, ये आधी बात हुई, और ये आधी बात जो है यही कहता है कि हम आगे पीछे लिख सकते हैं। अब ऐसे आप देखिए, 7 को यहाँ लिख लीजिए, फिर 2 को ऐसे लिख लीजिए, हमारी मर्जी। हम 7 यहाँ हम ऐसा भी कर सकते हैं, 2 गुने 7 गुने 2, यानी ये जैसे 3 है ना, ये कुल मिला के 3 है, 1, 2 और 3, ये 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। 18 जो है हमें प्राप्त हुआ है तो 3 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हुआ है। हमने गुणनफल निकाला तो 18 प्राप्त हुआ। अब ये 3 के सिवा कोई चौथी संख्या गुणनखंड में नहीं आ सकती है। हमेशा ये 3 ही होंगे। ऐसा नहीं कि हम किसी को हटा के दूसरे को ला सकते, ऐसा नहीं होगा। ये 2, 3 और 3 ही हमेशा होंगे, आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन कोई चौथी संख्या नहीं आ सकती। यहाँ भी देखिए 28 का जो गुणनफल होगा, ऐसा मतलब जब उसका हम अभाज्य संख्याएं ही केवल रखेंगे तो ये 2, 2 और 7 ही होंगे, और कोई तीसरी अभाज्य संख्या उसमें नहीं आएगी। तीसरी मतलब एक है 2 और दूसरी है 7, 2 ही 2 बार आ गई है। तो ये देखना है कि हमें अद्वितीय संख्याएं प्राप्त होती है, यानी अभाज्य संख्याएं अद्वितीय होंगी और उनकी संख्या जिस निश्चित रहेंगी। जैसे 2 है ना, 5 2 बार आएंगे
तो ऐसी कोई दूसरी अभाज्य संख्या नहीं। आप कहेंगे नहीं हमको 2 चाहिए, हम 2 लेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप कहेंगे नहीं हमको 7 इसमें लेना है, हम किसी को घटा देंगे तो नहीं होगा। ये 7 गुना 3 जो है अगर हम ले लेते हैं तो 7 या 21 हो जाएगा। आपको अगर 25 पूरा करना है तो 5 गुने 5 ही लेना पड़ेगा। यही है अद्वितीय कि हमें कोई दूसरे, हम इसको बदल नहीं सकते हैं। क्रम को आगे पीछे कर सकते हैं लेकिन हम इनको बदल नहीं सकते हैं। तो यही है अंक गणित का आधारभूत प्रमेय और ये बहुत ही उपयोगी है। हम इस प्रयोग, ये जो प्रमेय है इसका आगे प्रयोग देखेंगे। ध्यान देना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल, यानी हमें अभाज्य संख्याएं चाहिए। यौगिक संख्या से हमको बदलना है अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, यानी अंकगणित का आधार में यहाँ पर देखिए हम इसका एक रूप देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देंगे। तो यहाँ 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। तो 2 से हम भाग देंगे सबसे पहले। तो 2 से भाग देंगे तो 2 9 18, 1 हासिल हुआ, 2 6 12, ये 96 हुआ। फिर 2 से देखते हैं भाग लगेगा, लग जाएगा। 2 चौके 8 और 2 8 16। फिर 2 से लगाएंगे तो 24। फिर 2 से भाग देंगे तो 12। फिर 2 से भाग देंगे तो 6। फिर 2 से भाग देंगे तो